दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित स्टेटमेंट। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगें थी? प्रासंगिक एवं कार्यवाही। व्यवहारवाद, संप्रेषण सिद्धांत, उत्तर व्यवहारवाद। इसका आंसर है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन, नवीन दिशा का संकेत है। इसके दो नारे हैं, रिविलेंस और कार्यवाही। पहले जो है समाज की समस्याओं को समझना पड़ता है और फिर उसके प्रति एक्शन लेना पड़ता है। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज और राज्य व्यवस्था की तत्कालीन समस्याओं, संकेतों, चुनौतियों का अध्ययन करने, उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मुख्य मंतव्य है कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक और संकेतपूर्ण होना चाहिए। जो समाज के ऊपर जो रिसर्च है वह समाज की आवश्यकता के अनुसार प्रासंगिक रूप से और संकेतपूर्ण होना चाहिए। यह उत्तर व्यवहारवाद वैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाग से अलग रह करके अपने आप उनको आगे आने के लिए आह्वान करता है और समाज और राज्य व्यवस्था की रक्षा के लिए यह उनको आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कमी करने की ओर प्रवृत्त करता है कि मानव मूल्य को कम से कम इस्तेमाल किया जाए और स्वयं इस अपने आप आकर के समाज की रक्षा के लिए मूल्य तटस्थ न रह करके में समाज की जितने भी समस्याएं हैं उनका हल वह स्वयं करे। शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह मुख्य स्टेटमेंट किसका है? लॉसवेल। लॉसवेल जो है राजनीति विज्ञान को वह अध्ययन का ऐसा क्षेत्र मानते हैं जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है, जो स्वयं और राज्य स्वयं एक शक्ति के रूप में मनुष्य के संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों में कुछ प्रमुख रूप है: व्यक्ति की परस्पर शक्ति संबंध, व्यक्ति और राज्य के बीच के शक्ति संबंध, राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। लॉसवेल ने इस परिभाषा को व्यापक रूप से ग्रहण किया है। शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यानी कि शक्ति के लिए हम जो भी काम करेंगे वही जो काम करते हैं हम राज्य के अंदर रहकर राजनीतिक कार्य राजनीति बन जाता है। यह परिभाषा लॉसवेल ने दी है। शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला जो भी कार्य है वह राजनीतिक कार्य बन जाता है, लॉसवेल। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है? सार तत्व तकनीकी से पहले आना चाहिए, क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए, व्यवसायों का राजनीतिकरण। इसका आंसर है डी। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राजनीति विज्ञान के रिसर्च में टेक्नोलॉजी की अपेक्षा सार तत्व को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो मुख्य समस्या है उसके साथ वो समझना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यकता सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत और सारगर्भित नहीं है। हम जो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं वह आजकल की जो हालिया समस्या है समाज की दृष्टि से सुसंगत और सारगर्भित नहीं है, सही नहीं है। सामाजिक उत्तरदायित्व बुद्धिजीवियों का प्रमुख ऐतिहासिक दायित्व कार्य सभ्यता के मानव मूल्यों की रक्षा करना है और समाज के जो जितने भी उत्तरदायी बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका मुख्य कार्य है कि वह सभ्यता के मानव मूल्यों की रक्षा करें। बुद्धिजीवियों के संघों समुदाय जितने भी हैं, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष में मैदान में आ जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों को और जितने बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, उनके संघ हैं, यूनियन हैं और कम्युनिटी हैं, इन सबको मिलकर के आज की जो मुख्य समस्याएं हो रही हैं हमारे समाज में, जितने भी अपराध हो रहे हैं उनके मानव मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष में मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण एक आवश्यक है और वांछनीय है। प्रमुख ये पुस्तक किसने लिखी? न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का एक नया पहलू नाम पुस्तक लेखक हैं चार्ल्स ई मोरियो। 1925 में इन्होंने पुस्तक लिखी। ये भी एक मुख्य रूप से व्यवहारवादी विचारक है। डेविड ईस्टन की तरह ये भी व्यवहारवादी है। मैरियम की उसी पुस्तक में आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत भी मिलते हैं। और व्यवहारवाद दो प्रकार का होता है, जैसे व्यवहारवादी और दूसरा है उत्तर व्यवहारवादी, जिसको नया व्यवहारवाद भी कहा जाता है। और लेकिन ये डेविड ईस्टन के समकालीन ही हैं, ये भी व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में कौन कौन शामिल नहीं है? बिहेवियर्स का जो हमने अध्ययन किया है उसकी बौद्धिक आधारशिला में कौन कौन से शामिल नहीं है? नियमितताएं, रेगुलेटरी, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान, वियोजन। तो इसका सही जो आंसर है वह है सी,
केवल 1, 2, 3। डेविड स्टर्न ने 1970 से लेकर के 2014 में द करंट मीनिंग ऑफ रियलिज्म 1945 लेख में व्यवहारवाद की निम्न 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया, जो अधोलिखित इस प्रकार है: नियमितता, सत्यापन, प्रविधियाँ या टेक्नोलॉजी, परिमापन, मूल्य निरपेक्ष, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की बौद्धिक आधारशिलाएं हैं। डेविड स्टर्न इन सब को लेकर के एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। स्टर्न कहते हैं कि 8 ऐसी बौद्धिक आधारशिलाएं हैं जिसके आधार पर समस्त व्यवहारवादी जो आंदोलन का भवन खड़ा किया जा सकता है। इन्हें स्टर्न ने व्यवहारवादी धर्म बिहेवियरल क्रेडियो कहा है। उत्तरवाद से संबंधित नारे हैं: असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेष्ठकर या असंगत होने से गलत होना अधिक अच्छा है। तो दो प्रकार के व्यवहारवाद कहाँ यहाँ पर आते हैं। एक तो डेविड स्टर्न ने जो चलाया था सबसे पहले व्यवहारवाद, और दूसरा है उत्तर व्यवहारवाद। यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद का जो मुख्य नारा है वो पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर है असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेष्ठकर है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प है इसका ए। जिस प्रकार डेविड स्टर्न ने व्यवहार की 8 विशेषताएं बताई है, 8 व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक विशेषताएं बताई हैं जिस पर उन्होंने व्यवहारवाद का भवन को खड़ा किया, उसी प्रकार उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की भी 7 विशेषताएं बताई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। टेक्नोलॉजी की अपेक्षा विषय वस्तु प्राथमिक है। विषय वस्तु क्या है, हाल ही समस्या क्या है, ये मुख्य है। व्यवहारवाद का प्रमुख नारा था अस्पष्ट होने से असंगत होने से तो अच्छा है गलत होना। ये व्यवहारवाद का मुख्य नारा है, जिसका आंसर है ए। वही उत्तर व्यवहारवादियों ने नारा दिया अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना श्रेष्ठकर है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया, सामाजिक स्थिति पर नहीं। इन्होंने कहा कि समाज की जैसे स्थिति है उस पर ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए, बल्कि समाज को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों को पुनर्स्थापित किया गया, और उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद दोनों ने मिलकर के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का भी प्रयास किया। राजनीतिक वैज्ञानिकों का बौद्धिक होने के कारण समाज में कुछ उत्तरदायित्व है। राजनीतिक वैज्ञानिकों को भी मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। डेविड स्टर्न ने किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख किया? इसका आंसर है जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस जो है एक पश्चिमी संस्थावादी दृष्टिकोण के विचारक है। संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत मुख्य रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों संस्थाओं का अध्ययन किया गया है। 19वीं सदी के अंत 20वीं सदी के प्रारंभ में जेम्स ब्राइस, लावेल, ओस्टोगोर्की ने संस्थावादी दृष्टिकोण की विषय वस्तु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार से ये संस्थावादी थे। इन ब्राइस के दृष्टिकोण को मात्र तथ्यवाद ने तथ्यों की निष्प्रयोज्यता कहकर उसकी आलोचना की, क्योंकि ये संस्थावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। आधुनिक इतिहासवादी राजनीति लेखन के संबंध में डेविड स्टर्न द्वारा मानित निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? संस्थावादी जो है जैसे कि जेम्स ब्राइस थे, ऐसे ही चार्ल्स एच मैकलबेन है। अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डैनिंग, मूल्यवादी सेवाइन। तो उसका सही जो आंसर नहीं है वह है डी, मूल्यवादी सेवाइन। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरों का मूल्यों से। यह कथन किसका है? हाल ही में कथन आई ब्राउन का है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों, शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? पॉल जेनेट। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? इनमें सबसे मुख्य धारा है मिल्टन फ्राइडमैन। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी है? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यात्मकवाद। तो सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ये सभी 4 कारण हैं। सबसे पहले इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यवाद इत्यादि। चारों विकल्प सत्य हैं। और राजनीतिक सिद्धांत के पतन के उपरोक्त कारकों को डेविड स्टर्न ने प्रतिपादित किया। इन कारकों को जो उजागर करने वाले मुख्य विद्वान है डेविड स्टर्न है। डेविड स्टर्न ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के मुख्य कारण हैं। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। डिमॉक।
डिमॉक कहते हैं कि राजनीति जो साइंस है उसका संबंध सिर्फ राज्य और राज्य का जो राज्य क्या है, राज्य एक प्रकार का कह सकते हैं कि उद्देश्य है, लक्ष्य है, और उसका जो साधन माना है साधन माना है सरकार। राज्य को चलाने का एक तरह से साधन जो है सरकार है, ये कथन है डिमॉक। निम्न में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया? कैटलिन। सर एडवर्ड गॉड कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956 में चर्चित रचना अपने एक निबंध द साइंस ऑफ द पॉलिटिक्स एंड अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया। ऐसे प्रकार से शक्ति का विज्ञान प्रतिपादित करने वाले लॉसवेल भी थे कैटलिन की तरह। किस विचार का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? राजनीति के जो पतन हुआ, अभी हमने पढ़ा था, पतन के जो मुख्य सिद्धांत थे डेविड ईस्टन, हंटिंगटन, डेविड एप्टर पावेल। तो सही आंसर है हंटिंगटन। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? दांतो जर्मनी। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? 1948। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1939 विश्व युद्ध के प्रमुख राजनीतिक शास्त्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीतिक क्षेत्र के विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करने में शामिल करने का निर्णय लिया कि राजनीतिक विज्ञान को हमें अध्ययन के अंदर जो है शामिल किया जाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत है राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह, लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये मुख्य सिद्धांत आते हैं। नंबर 1 राजनीतिक सिद्धांत, नियम, राज्य को चलाने के नियम, राजनीतिक संस्थाएं जैसे लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि, स्कूल, विद्यालय इत्यादि संस्थाएं, अनेक प्रकार के दल, पार्टी, अनेक प्रकार के पार्टी से भाजपा पार्टी हो गया और कांग्रेस पार्टी, समूह, लोकमत, चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस प्रकार से ये सब जो है राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसकी जो यूनेस्को ने जो इसका क्षेत्र जब बनाया तो ये 1948 में बनाया। राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच है। जिस प्रकार राजनीति शास्त्र इतिहास से जुड़ा है वही राजनीति के बीच है, अतीत और वर्तमान के बीच। ये कथन है जे ब्राइस का। राजनीति इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है। राजनीति शास्त्र में इतिहास भी शामिल है और राजनीति भी शामिल है, दोनों सब्जेक्टों का कम्बिनेशन है। अतः यह अतीत यानी कि अतीत और वर्तमान के बीचों बीच यह कथन है जे ब्राइस का। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है? गिलक्राइस्ट। राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ राज्य और अंत राज्य के साथ ही होता है, कथन है गॉर्डन का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? जो राजनीति परंपरा से चली आ रही है उसका लक्षण नहीं है। तथ्यों के अध्ययन पर बल। उस समय तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता था, वहाँ अमूर्त स्वरूप था, दार्शनिकता पर काफ़ी बल था, सिर्फ दर्शन एक विचार किया जाता था, काल्पनिकता थी। ये मुख्य परंपरागत राजनीति के गुण थे, लेकिन तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता था। किसने कहा कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ये कथन है सीले। सीले कहते हैं कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल यानी कि परिणाम प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इतिहास से ही राजनीति बनी है। सबसे पहले इतिहास की उत्पत्ति हुई, उसके बाद इतिहास के आधार पर राजनीतिक विज्ञान बना। ऐसे ही बिना राजनीतिक विज्ञान के इतिहास भी सफल नहीं हो सकता, ये एक जड़ के समान है। इस प्रकार से सीले ने इस कथन की पुष्टि की। निम्न में से कौन सा समुच्चय जोड़ा राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? सही आंसर है डी। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य आता है, मूल्य आते हैं और सरकार आती है, निर्णय निर्माण आते हैं, राजनीतिक दल आते हैं, इत्यादि तत्वों को शामिल किया जाता है। तो सही आंसर है डी। कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शक्ति का अध्ययन करना, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन करना, संघर्ष का, तनाव का अध्ययन करना, मानव मनुष्य स्वभाव का अध्ययन करना।
तो यहाँ पर सार्वजनिक सहमति का, सबकी सहमति का अध्ययन नहीं कर सकते, ना ही संघर्ष, कोई लड़ाई, कोई दंगा या तनाव का अध्ययन नहीं किया जाता, न ही मनुष्य स्वभाव का अध्ययन किया जाता। तो कैटलिन कहते हैं कि राजनीति का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन करना है। जॉर्ज कैटलिन महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन करना है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है कि राजनीति की जो है एक सत्ता है, एक शक्ति है। कैटलिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति का केंद्रीय स्थान रखा गया, जिसके पास पावर होती है वही राजनीति का विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह किसने कहा कि कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है, यह लॉसवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल्स हु गेट्स वेट हाउ 1936 में स्पष्ट किया कि प्रमुख रूप से राजनीति विज्ञान में कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है। राजनीति मनुष्य समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। हैरोल्ड लॉसवेल ने कहा कि मानवीय समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लॉसवेल मॉस्का शुम्पीटर सी रैटमिल्स अभिजन सिद्धांत के समर्थक थे। इसका मतलब यह है कि अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे शीर्षक के प्रति अपितु परीक्षा प्रश्नों के प्रति नहीं अपने शीर्षक के प्रति खेद होता है। कथन यह है मैटलैंड का। ये राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान नहीं मानते। मैटलैंड ने व्यंग में कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान के टाइटल के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। जबकि अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान माना है, इन्होंने साइंस माना है, पॉजिटिव साइंस माना है। बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला नहीं। तो इस कथन से पुष्टि होती है कि मैटलैंड सिर्फ और सिर्फ इसको एक साधारण विज्ञान मानते हैं, और जबकि अरस्तु और बर्नार्ड शॉ इसको एक सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह हिस्सा है जिसमें राज्य की आधार सरकार के द्वंद्वों का विचार किया जाता है। ये कथन किसका है? पॉल जेनेट का। निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान मास्टर साइंस कहा है? अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करते हैं। राजनीति शास्त्र के संबंध में उसका कथन है कि यह समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला सर्वोच्च विज्ञान है। तो इस प्रकार से अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान मास्टर साइंस कहते हैं। अभी सभी विज्ञानों में यह सबसे सर्वोच्च विज्ञान है। उल्लेखनीय है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पॉलिटिकल साइंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु महोदय ने किया। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई, यह कथन किसका है? यह लैटिन शब्द है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई, यह है पोलिस जो शब्द है ये किसका है? ये भी ग्रीक का है। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो दर्शन शास्त्र सबसे पहले मन, राजनीति शास्त्र शक्ति, अर्थशास्त्र व्यापार से जुड़ा है, और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से, स्तर का मतलब जो समाज का लेवल है उसको अलग अलग भागों में बांटने से जुड़ा है। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक क्षेत्र उत्पन्न करना है। यह कथन किसका है? विनिंग एंड विनिंग कह रहे हैं कि नागरिक शास्त्र जो बना है सिर्फ इसका मुख्य लक्ष्य है कि समाज में अच्छे नागरिकों का निर्माण करना और नागरिकों में उच्च श्रेणी के नागरिकों का चरित्र उत्पन्न करना। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको बेहतर जानकारी नागरिक शास्त्र ही मिलती है। किसने कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज़ का वर्णन करती है? कथन है ग्रॉनर का। किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? ये कथन है पुनतांबेकर का। पुनतांबेकर ने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। इन्होंने सिविक्स को, नागरिक शास्त्र को नागरिकता का विज्ञान सिर्फ नागरिकों के लिए और दर्शन माना है, एक विचार माना है। राजनीति विज्ञान अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत कौन सा है? विधि है, राजनीति शास्त्र है, राज्य है, शासन है, प्रभुत्व है, या फिर राज्य है? तो सही उत्तर है ई राज्य। राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? ई राज्य। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।